नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अपने विवादित बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार फेसबुक पर उनका कमेंट हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल फेसबुक पर टिप्पणी बांगरमऊ विधानसभा सीट पर घोषित भाजपा प्रत्याशी को लेकर है। अब 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी पूरी तैयारी कर चुकी है और सभी सीटों पर कई दावेदार टिकट के जुगाड़ में भी थे। इसमें विधायक से लेकर सांसद तक अपने चहेतों की पैरवी कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने उन्नाव की बांगरमऊ सीट से पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे पार्टी से जुड़े कुछ लोग नाखुश हैं और फिर सोशल साइट्स पर वो अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे ही किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति की बात पर समर्थक कमेंट भी कर रहे हैं और इन्हीं में से कमेंट मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जो सांसद साक्षी महाराज का बताया जा रहा है। प्रत्याशी का नाम लिए बगैर कमेंट में लिखा गया है कि ऊपर से थोपा गया है, भगवान ही इज्जत रखें। आगे ये भी लिखा है कि गलत ही सही पर पार्टी का निर्णय है, मेरी सलाह की कोई कीमत पार्टी में नहीं रही है। और फेसबुक पर किए कमेंट का स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पार्टी के लोगों में ही नहीं, अब आम लोगों में भी यह माना जा रहा है कि प्रत्याशी चयन को लेकर के नाखुश सांसद ने कमेंट करके अपने रुख को जाहिर कर दिया है। हालांकि टिकट को लेकर सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, सपा और कांग्रेस में भी सिर फुटअव्वल देखने को मिला है। देवरिया विधानसभा सीट पर टिकट बंटवारे के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट तक देखने को मिली। इस पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कड़ी गवाही करते हुए अनुशासनहीनता करने वाले 2 नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। खबरों की माने तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनने को लेकर के सपा में भी जबरदस्त अंदरूनी गुटबाजी उभर कर सामने आई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बागियों से आखिर ये राजनीतिक पार्टियां कैसे निपटेंगी और क्या ये उपचुनाव में बागी खेल को बिगाड़ेंगे? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस। तो आज बड़ी बहस में हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का फेसबुक पर की गई टिप्पणी का वो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को ऊपर से थोपा गया प्रत्याशी बताया है। तो साक्षी महाराज की तरफ से आपको बता दें कि जो प्रत्याशी बांगरमऊ सीट से उतारा गया उसको लेकर के जो स्क्रीनशॉट है वो अब फेसबुक पर वायरल हो रहा है, ये देखिए। और इसी स्क्रीनशॉट को लेकर के अब जो पूरा बवाल है वो मचा हुआ है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के पार्टियों में किस तरह से उठापटक चल रही है, उस पर हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी की ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी विद अ डिफरेंस की छवि मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब अंदरूनी कलह से झेल रही है। वजह है बांगरमऊ में होने वाला उपचुनाव। वहां से पहले विधायक थे कुलदीप सेंगर, लेकिन उनकी सदस्यता जाने के बाद एक बड़ा चैलेंज था बीजेपी के सामने और उसके बाद उन्होंने उतारा श्रीकांत कटियार को जमीन पर। लेकिन उसके बाद पार्टी में ही विरोधाभास शुरू हो गया और जो वहां के सांसद साक्षी महाराज, उनके फेसबुक पेज पर ही तमाम तरह के कमेंट्स आने लगे। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में टिकट बांटते वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अगर उपचुनाव में यह हाल है तो 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव में यानी कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी कैसे टिकट बांटेगी, कैसे अंदरूनी कलह से निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा लाजमी है। और इसने विपक्षी पार्टियों को भी एक हथियार दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं इस बारे में सपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, इसको भी सुनिए। भाजपा सांसद के फेसबुक पर क्या कमेंट हो रहे हैं, वहां से बांगरमऊ से प्रत्याशी कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, वैसे ये इनकी पार्टी का विषय है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पिछले 6 साल में पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में 3 साल में उत्तर प्रदेश जंगल राज बनकर रह गया है। ना तो बेरोजगारी को लेकर कोई नीति है भाजपा सरकार के पास, ना तो अपराध को रोकने की कोई ठोस नीति है। तो आज इसीलिए कार्यकर्ता अपनी हताशा उनके नेताओं के फेसबुक पेज पर निकाल रहे हैं। शायद वो उनसे मिलकर नहीं कह पा रहे हैं। ये सही है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव में लगेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी उपचुनाव में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो चेहरे उतारे हैं उसमें यही आम चर्चा बन रही है कि उससे आम जनता बहुत नाराज है।
उनके अपने नेतृत्व नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप नाराज है, उन्होंने विरोध किया है। हमने देखा माननीय साक्षी महाराज जी ने जिस तरीके से कमेंट किया है, तो लगातार इस नाराजगी का कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। करप्शन, कोरोना, क्राइम अगेंस्ट विमेन, ये सारे बहुत बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जो उनके खिलाफ जाएगा और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर आपकी भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करके आएगी। जनता का प्यार और विश्वास समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो चलिए, इस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे तो करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि टिकट वितरण को लेकर के भी जिस तरीके के सवाल खड़े होते हैं और खासतौर से अगर अपनी ही पार्टी के अंदर से ये सवाल उठने लगे तो फिर सवाल गंभीर यह हो जाता है कि आखिर चुनाव में क्या ये माना जाए कि जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं उस पार्टी पर भारी तो नहीं पड़ेंगे। आज इसी विषय के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत। नवलकांत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवलकांत सिन्हा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गौरव मिश्रा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग ये सारी सीटों को देखें तो इसमें से 7 सीटों में से 6 पर तो आपका ही कब्जा था, लेकिन अभी उन्नाव को लेकर के, बांगरमऊ सीट को लेकर के जो विवाद इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है साक्षी महाराज नाराज हैं, भारी तो नहीं पड़ने वाला है कहीं ये? नहीं, ये नाराजगी का प्रोपेगेंडा करना मुझे लगता है कि ये एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है और सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। और साक्षी महाराज जी हमारी पार्टी के बहुत शीर्ष और बहुत वरिष्ठ नेता है और उन्हें सब कुछ पता है कि किस तरीके से बांगरमऊ की जो चुनाव होने वाले हैं, जो विधानसभा के चुनाव में है, उनकी क्या भूमिका है। इसलिए उनके बारे में कुछ बोला जाए या कुछ प्रमाणित किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया और फेसबुक पर तो तमाम लोग लिखते रहते हैं, अब वो कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है ये तो जांच का विषय है। यही कांग्रेस पार्टी है जो इस्तांबुल से ऑपरेट करती है और यहाँ सोशल मीडिया पे एक परसेप्शन बनाने का प्रयास करती है। तो इस तरह के अगर कयास लगाए जाए तो बहुत सारी बातें उभर करके आएंगी, परंतु जो प्रत्याशी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, अधिकृत प्रत्याशी जो वहां पे घोषित किया है, वो हमारे संगठन से उपजे हुए, निकले हुए और बहुत कर्मठ, बहुत योग्य, जिन्होंने संगठन के लिए बहुत समय दिया है। इसके अलावा वहां की जनता के एक लोकप्रिय नेता है और मुझे लगता है कि उपचुनावों में बहुत बड़े अंतर से। ठीक है गौरव जी, देखिए अब आपने टिकट देकर के उतारा है तो जाहिर बात है कि उसका गुणागणित आपने लगाया होगा, सोच समझ के ही टिकट आपने दिया। लेकिन वहां के सांसद अगर इस बात को कहें कि ये प्रत्याशी ऊपर से थोपा गया है, अब भगवान ही हमारी इज्जत को बचाए, तो ये इस प्रोपेगेंडा में इसमें कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का या विपक्षी दलों का इससे क्या लेना देना? ये तो आपकी आपसी और अंदरूनी जो कला है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, खुलकर दिख रही है। गौरव मिश्रा जी, देखिए, कलह तो, अगर कलह तो इसको नहीं कहेंगे, कलह तो सभी पार्टियों में देखने में आई है। अभी आपने देवरिया में देखा क्या स्थिति है कलह में, कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से एक महिला प्रत्याशी के साथ बदतमीजी की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। हमारी पार्टी में तो जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत छोटे शब्द हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है, परंतु रिजल्ट स्वयं बता देगा, परिणाम स्वयं बताएगा कि किस तरीके से हमारे नेता चुनाव को लड़ रहे हैं, उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। उसके लिए हमको अभी प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे लगता है। चलिए गौरव जी, इस चीज को भी मैं मान लेता हूं, चलिए कला नहीं मान, लेकिन अगर नाराजगी भी है, भाई सांसद भी तो उसी इलाके से वो चुने गए हैं ना, उनका भी वर्चस्व है, उनके भी वहां पर चाहने वाले लोग हैं। अगर कहीं उनके मन के अंदर या अंदर खाने में कोई नाराजगी है तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं इंपैक्ट ना कर जाए उस सीट पर? नहीं, साक्षी महाराज जी बहुत वरिष्ठ और बहुत समझदार और विषयों को समझने वाले व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि बांगरमऊ का जो चुनाव है वो उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का विषय, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनका पूरा आशीर्वाद और पूरा श्रेय इस चुनाव में हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और जनता के साथ भी जो उनके रिश्ते हैं उसका भी लाभ पार्टी को मिलेगा। मुझे लगता है इसमें किसी प्रकार के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। चलिए जावेद अहमद जी, भाई गौरव मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम विपक्षी पार्टियां करती हैं, साक्षी महाराज की ऐसी कोई नाराजगी नहीं है क्योंकि इनके यहां तो पार्टी का एक पूरा फोरम है, उसने डिसाइड किया है और उसी आधार पर इस कैंडिडेट को उतारा गया है और वो आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर बल्कि कांग्रेस के आपके यहां भी देवरिया सीट पर इसी प्रकार की जो स्थिति है वो देखने को मिली।
कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों को भी ये चीज भारी पड़े जावेद अहमद जी, क्योंकि आप लोग बड़े मुद्दों को उठाते हुए कह रहे हैं जोर शोर से कि इस बार आप लोग जीतेंगे। आयुष जी, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़ी बातें कह गए। कांग्रेस पर जो आपने आरोप लगाने का काम किया है, अरे दुनिया जानती है कि झूठ और फर्जी आईडी बनाकर भाजपा का आईटी सेल किस तरीके से इस देश को भ्रमित करता रहा है, इस देश में किस तरीके से लोगों के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करता रहा है। ये भाजपा डूबता हुआ जहाज है, इसको सरकार चलाना ही नहीं आया कभी, ये सरकार ही नहीं चला पाए। पूरा उत्तर प्रदेश किस तरीके से रोज जो है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही, उनके साथ सम्मान का कोई भावना नहीं है। सरकार पीड़ितों की बजाय अपराधियों के संरक्षण में उनके प्रति अपना राजनीतिक प्रेम दिखाते हुए पूरी तरीके से चल रही है। गौरव जी अभी कह रहे थे किस अंदाज में साक्षी महाराज, आपने कहा सोशल मीडिया, साक्षी महाराज जी ने लिखा है कि भगवान बचाए की इज्जत अब भगवान के हाथ में है। किस तरीके से है इनके पास ये डूबता हुआ जहाज भाजपा का, अब लोगों को समझ में आ गया है। गौरव जी एक कटु शब्द नहीं बोलने की हिम्मत इस समय दिखा सकते हैं न भारतीय जनता पार्टी। साक्षी महाराज जी से ये पूछ सकती है कि आपने ये बयान क्यों दिया। बड़ी अनुशासित, दूसरों से अलग अपना चाल चरित्र चेहरा बताने वाली पार्टी आज कितनी दहशत में है कि साक्षी महाराज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही। लेकिन जावेद जी मुझे बताइए, जावेद जी मुझे बताइए भाई, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था तो सारी पार्टियों के अंदर होती है ना। आप भी ये बात कहते हैं जावेद जी आप भी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि उनकी पार्टी के अंदर भी व्यवस्था लोकतांत्रिक है, और सचिन यादव जी भी यही कहेंगे कि उनकी पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर किसी बात को लेकर के जावेद जी एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए। जावेद जी उसमें कटु शब्द बोलने की कोई आवश्यकता मुझे भी नजर नहीं आती है। जावेद जी मुझे बताइए, अगर पार्टी को लेकर के या उसके फैसले को लेकर के कोई ऐतराज है और कोई किसी बात को लिख रहा है, तो ये भी तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। वो लिख सकता है, वो कह सकता है, इसमें किसी की रोक थोड़ी ना हो सकती। उसमें कटु शब्द गौरव जी को क्यों बोलने चाहिए उनके खिलाफ? नहीं, आप एक तरफ वो लिख रहे हैं, भाजपा अपने को बचा रही है, लेकिन साक्षी महाराज जी ने टिकट के लिए तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 2 वर्षों में वो एक संत हैं, साधु हैं, 20 साधुओं की हत्याएं हो गई उत्तर प्रदेश में। साक्षी महाराज जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पिछले 7 महीने के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 साधु पुजारियों की हत्याएं हो गई। उत्तर प्रदेश की इस भाजपा की सरकार में हर जिले में, कल भी देखिए चित्रकूट में क्या हुआ, अभी हाथरस की आग ठंडी नहीं पड़ी थी, प्रतापगढ़ में क्या हो गया कि सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। योगी जी के नियंत्रण में न सरकार है न प्रशासन है, जनता त्राही त्राही कर रही है। हमारी छोटी छोटी अबोध बेटियां, बहनें पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में फंसी हुई है। नहीं, ये लोग तो इस तरीके के लोग हैं कि जात देखकर कार्रवाई करते हैं। अगर हरदोई का दलित विधायक अगर भाजपा के खिलाफ सवाल उठाएगा तो 100 का चले। जावेद अहमद जी भाई देखिए, जात पाति की राजनीति तो सब करते हैं, जाति पाति की राजनीति तो सब करते हैं, जाति पाति की राजनीति तो सब करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप उसको साबित करिएगा कि कार्रवाई जाति को लेकर के करते हैं, भाई ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो जाति को देख करके टिकट वितरण नहीं करती। नहीं, सब लोग करते हैं, बस ये है जिसको जितना सूट कर रहा है। आपको सूट करेगा तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये प्रत्याशी यहाँ से हमने इस प्रत्याशी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन गुणागणित सब लगाते हैं, गुणागणित सब लगाते हैं, गुणागणित सब लगाते हैं, ठीक है, गुणागणित सब लगाते हैं। सचिन यादव जी भाई, कांग्रेस के अंदर भी देवरिया में सिर फुटबॉल हुआ, वो हम लोगों ने देखा, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कार्रवाई की। गौरव मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछा था, साक्षी महाराज नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी के अंदर बात रखने का सबको अधिकार है, अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिख दिया तो उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी ऐसी खबरें सामने आई भाई, टिकट को लेकर के हर जगह इस तरीके की जो मारामारी है वो क्यों देखने को मिल रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भारी पड़े आपको भी? सचिन जी। समाजवादी पार्टी कहीं भी किसी भी स्थिति में
एक निर्णय रहता है समाजवादी पार्टी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक ही निर्णय रहता है। उनका निर्णय समाजवादी पार्टी में सर्वमान्य है। और रही बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो समाजवादी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है और पूरा सर्वे करके हमारे प्रत्याशी को बांगरमऊ से प्रत्याशी बनाया गया और सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बार भारी बहुमत से जीतने जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों से लगातार भाजपा ने पूरे प्रदेश में किसान, नौजवान, छात्र या महिला के जो खिलाफ अपना अभियान चलाया है, पूरा प्रदेश इस समय त्रस्त है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे की बात हो, हर मुद्दे पर सरकार बैठल रही है। आयुष जी, आप भली बात जानते हैं, आपका न्यूज चैनल लगातार मैं देख रहा हूं, उस चैनल पर लगातार मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में प्रत्येक वर्ग त्रस्त है। इस समय किसान का धान का मूल्य नहीं मिल रहा है। आप बताइए, एमएसपी 1800 रुपए है और 900 रुपए और 1300 रुपए अधिकतर बेचने को मजबूर है किसान है। छात्र को देखिए आप, दर की ठोकरें खा रहा है। एडमिशन फ्री में करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी इनको। ऐसी व्यवस्थाएं, महिलाएं जिंदा अपने आप को जला रही हैं, आत्मदाह करने का प्रयास कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुनी नहीं जा रही है। इतनी बुरी व्यवस्था है पूरे प्रदेश में, ऐसा कभी भी आजादी के बाद से अभी तक नहीं हुआ है आयुष जी। बहुत बुरी स्थिति है। और रही बात अंतरकलह की, तो भाजपा के अंदर बहुत बड़ी दरार है जो खुलकर अब धीरे धीरे सामने आ रही है। साक्षी महाराज जी कहीं ना कहीं उस घुटन को महसूस कर रहे हैं और उस घुटन को अब बाहर दिखा रहे हैं जी। और इसका दुष्प्रभाव पूरी जनता पर पड़ने जा रहा है, इसलिए जनता सब समझ चुकी है और इन लोगों को अब की बार अपना मत के प्रयोग से इनको जनता बाहर कर देगी प्रदेश से। आप भली बात जानते हैं और ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी भी अच्छी तरह जानते हैं। और भारतीय जनता नहीं, भाजपा के प्रवक्ता तो कह रहे हैं भाई वो भी जीतेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं वो भी जीतेंगे। सचिन जी, भाई कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे ना, वो कह रहे हैं प्रियंका जी के नेतृत्व में बढ़िया काम कर रहे हैं सारे। कांग्रेस हर जगह नजर आ रही, सड़कों पर उतर रही, वो जीतेंगे क्योंकि वो उस मुद्दों को उठा रहे हैं। आप भी यही बात कह रहे हैं। भाई जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी, कांग्रेस पार्टी पर या आप पर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया नहीं आप लोगों के साथ, क्योंकि प्रदेश के अंदर स्थिति बिल्कुल अराजक है। तो आप बताइए भाई, आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगी जनता, कांग्रेस पे क्यों नहीं करेगी? पिछले 3.5 सालों से आयुष जी पिछले 3.5 सालों से भाजपा सरकार ने इस उत्तर प्रदेश को क्या दिया है, कितना दर्द दिया है और कितनी कमजोरियां इस प्रदेश में प्रत्येक वर्ग त्रस्त हो चुका है, ये कौन नहीं जानता? पूरा प्रदेश जानता। मैं कहूं कि मैं समाजवादी पार्टी से हूं और अकेला अगर मैं ही रखूं बात, ये कौन मान लेगा? पूरा प्रदेश जानता है, प्रत्येक आप भी जानते हैं, न्यूज चैनल वाले जानते हैं, सब जानते हैं। आयुष जी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है, मैं सब देखता हूं और पूरा प्रदेश देख रहा है इस समय। मंडियों में देखिए जाकर आप क्या स्थिति है इस समय, किसान इतना त्रस्त है, हर वर्ग परेशान है। इसलिए ठीक है, फिर तो बहुत आसान होना चाहिए भाई। अगर हर वर्ग परेशान है और आप लोग देख रहे हैं और आश्वस्त हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सारी पार्टियों को आश्वस्त होना चाहिए। फिर तो फाइट जैसी कोई चीज है ही नहीं, आप लोग को आश्वस्त होना चाहिए। नवल कांत सिन्हा जी, भाई देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो सभी दावे करती हैं, चुनावों से पहले यही कहा जाता है मौजूदा सरकार के बारे में कि अब यहां पर अराजक स्थिति है, हम जीतेंगे। लेकिन दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो अपनी ही पार्टी से उठती हुई आवाज, इसको आप कैसे देखेंगे, और दूसरा जिन मुद्दों को आधार बना करके विपक्षी पार्टियां चल रही हैं, किस पर भरोसा जनता ज्यादा करेगी? और अगर इस बार भी इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा जाता है अगर, तो क्या यह माना जाए कि ये मुद्दे गौड़ हो गए और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस वजह से ये सारी चीजें हुई? नवल कांत जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? देखिए, पिछली कई सरकारों को देख ले तो जो उपचुनाव होते हैं वो कहलाते हैं सरकार के चुनाव, लेकिन निश्चित रूप से इस समय लगा बहुत सारे मुद्दे हैं, खासतौर से कानून व्यवस्था का मुद्दा, कोरोना को लेकर भी विपक्ष बोल रहा है, तो तमाम मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो कहीं ना कहीं साक्षी महाराज ने किया और कहीं ना कहीं एक मुद्दा विपक्ष को दे दिया है। तो निश्चित रूप से ये देखना होगा कि जो कैंडिडेट खड़ा है उसको जो जिले के लेवल के जो पदाधिकारी है बीजेपी के, वो कितना सपोर्ट करते हैं। देखिए, बीजेपी ने तो रणनीति के तहत टिकट दिया है, उन्होंने एक पिछड़े कैंडिडेट को उतारा जो पूर्व जिलाध्यक्ष पे रह चुके हैं। लेकिन सबसे सवाल ये है कि जो पार्टी के अन्य सदस्य हैं, खासतौर से जो साक्षी महाराज से जुड़े हुए या जो पूर्व सांसद
सेंगर के से जुड़े हुए थे, वो सब साथ आते हैं कि नहीं, वो इस चुनाव में साथ लगते हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। नहीं नवलकांत जी, देखिए भाई, नाम तो सारे सुझा रहे थे, अब सांसद से लेकर के वहां के और अन्य जो स्थानीय नेता हैं उनकी तरफ से भी नाम तो दिए गए थे। ये बात भी तय है कि सांसद साक्षी महाराज ने जो नाम सुझाए थे उनमें से यह नाम नहीं था जिसको टिकट यहां पर दिया गया, और इस वजह से भी इनकी जो नाराजगी कह लें या उन्होंने अपनी बात को रखा, क्या ये हम मान के चलें कि ये इंपैक्ट कर सकता है? क्योंकि भाई उसी क्षेत्र से तो सांसद हैं साक्षी महाराज, क्या ये इंपैक्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी को? आपको ऐसा लग रहा है एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? जी, साक्षी महाराज ने तो जो कमेंट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि जिन नामों पे चर्चा हुई थी उसमें ये नाम था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से खुल के साक्षी महाराज बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका समर्थन नहीं होगा। प्लस जिन कैंडिडेट्स की बात हुई, जिन नामों की चर्चा हुई है, वो कैंडिडेट चुनाव लड़ाने के लिए जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और एक सांसद किसी पार्टी की कैंडिडेट के संग जो विधानसभा की सीट हो उसमें ना खड़ा हो तो पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन उससे अलग चीज बीजेपी के लिहाज से ये है कि बीजेपी का जो चुनाव होता है वो चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे होता है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के नाम पे चुनाव होगा। तो वो जो स्थानीय लेवल पे विरोध होगा पार्टी के अंदर, और ये जो बड़े नेता हैं इनका कद जो है वो कितना प्रभाव डालता है और वो वोटों को कितना कन्वर्ट कर पाता है, ये महत्वपूर्ण है। गौरव जी जवाब दीजिए। भाई वरिष्ठ पत्रकार का अपना एक अनुभव है, उनका अपना एक असेसमेंट है, उस आधार पर वो इस बात को कह रहे हैं कि इंपैक्ट तो कर सकता है क्योंकि सांसद हैं वो वहां से। जी आयुष जी, इसमें एक बात नवल जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि मोदी जी हमारे नेता हैं और निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी का इंपैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर। और ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि देश का भी सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व तो हमारे पास है, तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है, सिर्फ फुटबॉल नहीं होता है। तो यदि किसी प्रकार के मतभेद की बात भी यदि होगी, लेकिन हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप देखिएगा कि उनकी संपूर्ण शक्ति उपचुनावों में लगेगी और वर्तमान प्रत्याशी के साथ लगेगी, क्योंकि वर्तमान प्रत्याशी संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं और जनता की समस्याओं के साथ वर्षों से लगे हुए हैं उनके साथ। तो उनकी अपनी भी एक वहां पर राजनीतिक जमीन है और निश्चित रूप से हमारा संगठन जब लगता है तो ये सब विषय गौण हो जाते हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं देता है आयुष जी। लेकिन गौरव जी भाई, जो दोनों विपक्षी पार्टियां यहाँ पे जिनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जिनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो तो बता रहे हैं कि एक तस्वीर को भी वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पर जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर तो बहुत आसान है भाई, क्योंकि इतने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जाएंगे आप, प्रत्याशी कोई भी उतारिए, नाराजगी किसी की भी हो, जीत तो इन दोनों ही पार्टियों की होगी वहां पर। आयुष जी एक छोटा एग्जाम्पल देंगे आपको। जो विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ बैठ करके तमाम मुद्दों की बात कर रहा है, जिन विषयों के कारण इनके कार्यकाल में प्रदेश जलता रहा, आज इनके पास मुद्दा क्या है? आज इन्होंने जो मुद्दा चुना है वो हमारे ही एक नेता के बयान को ये मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा विहीन स्वयं हो चुके हैं और ये मुद्दों को खोजने का प्रयास हमारे ही दल के नेताओं के दिए हुए बयान के आधार पर अपना मुद्दा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दे इतने हैं कि आप सफाई नहीं दे पाएंगे, सफाई दे पाएंगे और बकायदे प्रमाण के साथ दे पाएंगे, प्रमाणों के साथ देंगे। जावेद जी, मजदूरों को जावेद जी एक सेकंड उनकी बात कंप्लीट होने दें। देखिए जावेद जी देखिए ये बहुत अच्छा है, जावेद जी बहुत अच्छा है कि उपचुनाव अभी हो रहे हैं। जावेद जी बहुत अच्छा है, ये उपचुनाव अभी हो रहे हैं, सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। जनता किस पर भरोसा कर रही है? जावेद जी किस पर भरोसा जनता कर रही है? सबको सर्टिफिकेट मिलने वाला, ये बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छा है कि इस हालिया दौर के अंदर जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आपने कितनी मेहनत की है, आपकी बातों को जनता कितनी गंभीरता से ले रही है, चुनावों में स्पष्ट हो जाएगा। जावेद जी
जावेद जी चुनावों में स्पष्ट हो जाएगा, जावेद जी चुनावों में हो जाएगा इस पर, जावेद जी चुनावों में स्पष्ट हो जाएगा। जावेद जी इंतजार कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, जावेद जी इंतजार कर लीजिए चुनावों का। लेकिन ये बताइए जावेद जी मुझे ये बताइए, जावेद जी मुझे बताइए भाई, देखिए ठीक है, देखिए चुनाव सब जीतने के लिए लड़ते हैं, चुनाव सब जीतने के लिए लड़ते हैं। चीन का नाम मुझे बताइए, ठीक है, एक सेकंड, वो इस देश के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जावेद जी उन्होंने तो बता दिया ना, उन्होंने बता दिया कि वो क्यों जीतेंगे, उन्होंने बता दिया वो क्यों जीतेंगे। उन्होंने कहा मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो जीत जाएंगे और वहां पर स्थानीय संगठन उनका काम करेगा, इसमें नाराजगी भी इम्पैक्ट नहीं डालने वाली। जावेद जी मुझे ये बताइए, जावेद जी मुझे बताइए, जावेद जी मुझे ये बताइए, जावेद जी एक सेकंड, गौरव जी एक सेकंड, एक सवाल मेरा, जावेद जी मुझे ये बात बताइए, ठीक है जावेद जी मेरा सवाल सुन लीजिए, जावेद जी मेरा सवाल सुन लीजिए, जावेद अहमद जी मेरा सवाल सुनिए पहले, एक सेकंड, अरे एक सेकंड गौरव जी थोड़ा शांत हो जाइए, जावेद जी अभी चुनावी रैलियों का बहुत मौका मिलेगा, जावेद जी रैलियों का मौका मिलेगा, खूब वहां पे बात करिएगा, जनता को पूरी तरीके से कन्विंस करिएगा जावेद जी। लेकिन ये चर्चा है, चर्चा में सवाल जवाब हो थोड़ा। जावेद जी मुझे बताइए भाई, गौरव जी तो ये कह रहे हैं कि वो भाई मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनके काम के आधार पर वो जाएंगे, वोट मांगेंगे, ये स्थानीय जो नाराजगियां हैं वो दूर हो जाएंगी, उनका संगठन बेहतर तरीके से काम करेगा, वो जीतेंगे। लेकिन जावेद जी मेरा सवाल ये है, जावेद जी मेरा सवाल सुन लीजिए, जावेद जी मेरा सवाल सुनिए, देखिए जावेद जी चुनावी बातें नहीं करिए, जावेद जी चुनाव मत करिए, आप पूरे प्रदेश में राजनीति, मैंने बहुत बार सुन लिया, मेरा सवाल सुनिए, जावेद जी मेरा सवाल सुनिए, जावेद जी देखिए वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, जावेद जी मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, वो भी तो कह रही है ना कि प्रदेश अंदर अराजक स्थिति है। आप कह रहे हैं कि भाई लोगों ने कुछ किया नहीं, इनकी बातों को ले जाएंगे, तब करेगी, समाजवादी पार्टी पे क्यों नहीं करेगी? वही मुद्दे तो वो भी उठा रही है, आप पर ही क्यों? आयुष जी भाई उनके पास तो मोदी योगी हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया। आप बताइए कि आप पे भरोसा क्यों करेगी, अखिलेश यादव पर क्यों नहीं करेगी? जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और कांग्रेस की ओर उत्तर प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से पूरी तरीके से देख रही। हम अखिलेश जी की तरफ नहीं देख रही है, जनता के दुख दर्द में अखिलेश जी की तरफ भी तो देख सकती है, अखिलेश जी की तरफ भी तो देख सकती है, अखिलेश जी की तरफ भी तो देख सकती है। अगर इन्होंने नहीं किया, आपकी तरफ क्यों, सिर्फ आपकी तरफ क्यों देखेगी, अखिलेश जी की तरफ क्यों नहीं देखेगी? जावेद अहमद जी मुद्दे तो आपके दोनों के समान है ना, बताइए भाई। कहा कि 31वां में हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं रहे, आज जनता के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में है, जनता के में हम शामिल हैं, जनता की आवाज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बन चुकी है, इसलिए जनता हमारे कांग्रेस है। माननीय प्रियंका जी, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से उठ खड़ी हुई है। देखिएगा बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। सचिन यादव जी भाई देखिए चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अब अखिलेश जी पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका शासन भी देखा, इनका शासन भी देख लिया और आप लोग बता रहे हैं कि ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रियंका जी और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी मुद्दे गौण है, ये मुद्दे गौण है कि किसकी नाराजगी नहीं है। ठीक है, अरे ठीक है जावेद जी ठीक है, सचिन यादव जी ठीक है, सचिन यादव जावेद जी और गौरव जी, जावेद जी हो जाइए भाई, ठीक है, जावेद जी सचिन जी को भी बोलने दीजिए, अभी रैलियों का बहुत मौका मिलेगा, खूब अच्छा किया। सचिन जी भाई अखिलेश जी पे क्यों भरोसा करेगी, वो तो कह रहे हैं आपका भी देख लिया, भाजपा का भी देख लिया, तो जो है राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का उस पर भरोसा होगा। ये मुद्दे तो गौड़ है कि कौन नाराज है कौन नहीं है। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। हमारे भाजपा के साथी ने कहा, मैं बता रहा हूं आयुष जी, मैं बता रहा हूं, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि मुख्यतः समाजवादी पार्टी को कि उन्हें हमारी पार्टी ने ही किया, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि आप पिछले 3.5 वर्षों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कराए गए कार्यों का ही उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम अभी तक कर रहे हैं।
शायद उनकी याददाश्त अभी कमजोर है, तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों उन्होंने फिल्म उद्घाटन किया है, वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। और लगातार 3.5 वर्षों में जो उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम भाजपा के कर रहे हैं, वो भली भांति जानना सुने इस चीज की जानकारी नहीं। देखिए भाजपा के साथी, हमारे भाजपा के साथी सचिन जी, देखिए बहुत सीधा सचिन जी, बहुत सीधा सुनने के अलावा इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, किसी पर सीमा नहीं है। सचिन जी देखिए, ये मुद्दे सचिन जी देखिए, ये मुद्दे बहुत बार आप लोग उठा चुके हैं। ये मुद्दे सब पब्लिक डोमेन में है, ये सारे मुद्दे पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक देख रही, जनता को सब पता है कि भाई किसने किया, कौन फीता काट रहा, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आप मुझे बताइए, आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, कांग्रेस भी कह रही है इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जीतेगी। भाई जनता आप पर ही भरोसा, जनता आप पर ही भरोसा क्यों करेगी, कांग्रेस पर क्यों नहीं करेगी? कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने कट जाए वोट, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हो रही 7 सीटों पर सेमीफाइनल में जीत दर्ज करेगी। उसके बाद 2022 के फाइनल में भी अभूतपूर्व जीत दर्ज करने जा रही है। वही तो आधार मैं पूछ रहा हूं सचिन जी, वही आधार मैं पूछ रहा हूं। आपने कहा कि आप 7 के 7 जीतेंगे, आपने कहा कि आप 7 के 7 जीतेंगे, जावेद जी भी कह रहे हैं कि वो 7 के 7 जीतेंगे, और गौरव जी भी यही कह रहे हैं 7 के 7 जीतेंगे। भाई जीतेगा तो कोई एक ही कैंडिडेट ना, तीनों पार्टियों को नहीं जीतेंगे, नहीं तो कह रहे हैं ना। चलिए गौरव जी को तो आपने कह दिया कि उनकी पार्टी काम नहीं कर रही, उनकी पार्टी के समय में ये चीजें हुई हैं, इस वजह से जनता इनसे नाराज है। लेकिन जनता नाराज है तो आपके ही पास क्यों भाई जाएगी, जावेद अहमद जी के पास क्यों नहीं? देखिए इस समय, देखिए आयुष जी, मैं सिर्फ सवाल जो सरकार में लोग हैं मैं उनसे सवाल करूंगा, और जो लोग सरकार में नहीं है उससे किसी का अधिकार भी नहीं है कि उनसे सवाल करें। पिछले कई वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं, विपक्ष के लोगों से ही सवाल करना मैं उचित नहीं समझता। जो लोग सरकार में हैं उनसे सवाल किया जाएगा, और वो लोग अपनी ईमानदारी से सवाल ही नहीं समझ रहे हैं। मैं तो आपके यहाँ मिला रहा हूँ सचिन जी, मैं तो आपके यहाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मैं तो आपके यहाँ में हाँ मिला रहा हूँ। आपने कहा कि इन्होंने काम नहीं किया, मैंने कहा कि ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, इन्होंने नहीं किया। प्रदेश के अंदर अराजक स्थिति आपने कहा, मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हैं, मैंने मान लिया। लेकिन मुझे बताइए, यही बात तो जावेद जी भी कह रहे हैं ना, तो जनता या तो आपको वोट देगी या तो उनको वोट देगी, आपको ही क्यों चुनेगी वो? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। समाजवादी पार्टी ने, वो मैं उसी का मैं जवाब दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो पिछले 5 वर्षों में काम किए थे, उसी कामों को याद करते हुए जनता इस चुनाव में हम लोगों को सकारात्मक परिणाम देगी। आयुष जी आप देख लेना, मैं आपके इसी चैनल पर परिणामों को देखूंगा, और हमारी 7 की 7 सीटें हम लोग उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है सचिन जी, उस दिन भी मुलाकात होगी, हम लोग जरूर रहेंगे चर्चा में, और मैं उम्मीद करूंगा कि उस दिन भी आप रहिएगा ताकि जवाब थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। नवलकांत सिन्हा जी, ये जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दोनों विपक्षी पार्टियां, हालांकि बसपा के तो प्रवक्ता आते नहीं हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सभी पार्टियां तो इसी मुद्दे को लेकर के जा रही हैं। नाराजगी क्या गौड़ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन स्तर तक जो मजबूती है, क्या उसका तोड़ इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास आपको नजर आ रहा है? और फिर अगर मुद्दे सेम हैं तो फिर जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा? नवलकांत जी। जी देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष के लिए ये बेहतर होता कि सब लोग यूनाइट होकर लड़ते और एक संयुक्त कैंडिडेट देते तो विपक्ष को फायदा होता है। देखिए इस समय यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का जो हाल है और एक लंबे समय से है, वो है यहाँ की जाति व्यवस्था, और हर चुनाव में हर क्षेत्र में जाति का बड़ा प्रभाव होता है। एक ठाकुर कैंडिडेट को बचना गया, हटा है, उसकी जगह जो एक पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट को बीजेपी ने दिया है। तो जाहिर सी बात है जो कागजी गुणा गणित है उसके आधार पर दिया है। लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो कैंडिडेट उतरेगा उसको क्या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह समर्थन करेंगे, जो स्थानीय नेता है वो पूरी समर्थन करेंगे। आज पे कैंडिडेट के संग नहीं खड़े हो रहे हैं, तो एक सांसद का एक अपना रुतबा होता है, उसके पास एक वोट बैंक होता है, तो वो वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि केवल एक छोटी सी सीट के लिए क्या नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेगा, क्या योगी के ही नाम पे वोट पड़ेगा, क्या वहां की जो विधानसभा सीट है वहां के स्थानीय मुद्दे नहीं होंगे, स्थानीय लोग का प्रभाव नहीं होगा?
नहीं नवलकांत जी, मैंने इसलिए आपसे पूछा, थोड़ा ब्रॉडर वे में मैं आपसे समझना चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन या बूथ लेवल मजबूती है, उसका तो आता है, क्योंकि आखिर तो यही ये मुद्दे तो कौन पूछता है, मुद्दों के आधार पर होते चुनाव और नीति तो बहुत होते, लेकिन संगठन की मजबूती के आधार पर लोग भी हैं, ये सब जानती हैं। क्या उसका तोड़ है इन राजनीतिक पार्टियों के पास? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बताइए। देखिए, प्रदेश में 2 दल ऐसे हैं जिनके पास अपना कैडर है। वो है भारतीय जनता पार्टी, जो बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही विस्तृत रूप से व्याप्त है, और दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एक खास वोट बैंक उनके पास है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी आप कम नहीं आ सकते। समाजवादी पार्टी के पास पार्टी लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो एक बड़ी संख्या में है और बड़े ही एक्टिव रहते हैं। खासतौर से विपक्ष पर तो बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करती है समाजवादी पार्टी। तो ऐसी स्थिति में केवल ये मान लेना कि बीजेपी के पास संगठन है और वो चुनाव जीत जाएगी, मुझको नहीं लगता कि बहुत आसान होगा। मुझको लगता है कि अगर वहां के स्थानीय लोग बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं खड़े हुए तो बीजेपी के सामने संकट भी हो सकता। गौरव मिश्रा जी, संकट हो सकता है आप लोगों के सामने, क्योंकि अगर स्थानीय लोग नहीं खड़े हुए तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं ये सीट हाथ से निकल जाए। संगठन भी तो आपका उन्हीं लोगों के साथ जुड़ा हुआ है ना जो नाराज हैं। आयुष जी, देखिए, राजनीतिक परिचर्चा में या राजनीतिक बहस में बिल्कुल अतिशयोक्ति जैसी बात करना उचित नहीं होता है। परंतु हम यहाँ पे एक बात जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, आपने चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, आज देखिए केवल अकेले उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए तो महिला उत्पीड़न में महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 55% से जो देश में सबसे ऊपर है। वहीं आप अपराध की दृष्टि से अगर पिछले सरकार में देखिए तो आज हमारा प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। वहीं सपा के शासनकाल में ईज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 का स्थान प्राप्त करता है। तो ये सभी विषय भी बहुत काउंट करते हैं। स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय विषय भी होते हैं, कैंडिडेट भी उसमें अपना एक पक्ष रखता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी समग्र रूप से संगठन के स्तर पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन गौरव जी, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको कि आपको चुनौती है, दो तरफ से तो बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं, क्योंकि कांग्रेस भी बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है, हर विषय को वो उठा रही है बहुत बेबाकी के साथ में, और समाजवादी पार्टी तो आपकी प्रतिद्वंदी है ही उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी उन मुद्दों को उठा रही। तो मान नहीं रहे कि ये चुनौती एक तो दोनों तरफ से आपको मिल रही है, ऊपर से अगर आपकी ही पार्टी के सांसद उनकी नाराजगी अगर अंदर खाने भी हो तो ऐसा ना हो बैकफायर हो जाए। इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं बार बार, क्योंकि चुनौतियां तो हैं, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। सड़कों के ऊपर उतरे हुए लोग या विपक्ष की विरोध प्रदर्शन, ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो करता है ना जनता को। गौरव, निश्चित रूप से करता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या पैदा करता है, जनता के दिलो दिमाग में एक नकारात्मक छवि पैदा करता है। जिस तरह से विपक्ष ने अपना रवैया अभी पिछले दिनों में दिखाया है, चाहे वो दंगा करना हो या साजिश करना हो, उपद्रव मचाना हो, सकारात्मक विपक्ष ही अपने प्रति जनता का रुख आकर्षित कर सकता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं भी कोई भी घटना होती है, जितना एक्टिव, जितना त्वरित कार्यवाही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उन योजनाओं को लेकर के हमारे कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में जाते रहते हैं किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे कामों के बल पर हमको स्वीकार करेगी। चलिए, और जनता ने वो तो चुनाव के नतीजे आएंगे 10 तारीख को, उस समय स्पष्ट हो जाएगा किसने किस पे कितना भरोसा किया है, कौन अपनी बात को सही तरीके से फोरम में रख पाया। लेकिन जावेद जी लाख से ज्यादा रिकॉर्डेड नौकरियां हमारी सरकार ने दी है। ठीक है जावेद जी, चुनौतियां क्या दो तरफ से ज्यादा बड़ी? एक तो देखिए भाई, मौजूदा जो सरकार है, जावेद जी मौजूदा, आ रहा हूं सचिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके मैं सबको समय दूंगा। जावेद जी, मुझे ये बताइए कि भाई देखिए, मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ तो आप लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर एक विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी भी अगर बड़ी भूमिका में नजर आ रही, तो क्या दोनों तरफ से चुनौतियां नहीं मिलेंगी आपके कैंडिडेट को? बड़ी चुनौती पाते हैं, अगर हराना है भारतीय जनता पार्टी को तो समाजवादी पार्टी भी सामने है, मुद्दे क्योंकि आप दोनों के समान है। जावेद अहमद जी, देखिए आयुष जी, जब जनता कोई मन बना लेती है तो फिर कोई बाकी बातों का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है। मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है, जब उसका मानस बन जाता है तो फिर बाकी बातों का कोई महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। कानून व्यवस्था की हालत क्या है, गौरव जी अभी बता रहे थे,
5 दिन तक रेप होता रहा और 1.5 महीने बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार की एफआईआर हो पा रही है, वो भी पीड़िता ने जब अदालत का दरवाजा खटखटाया। आप जब मुकदमे ही दर्ज नहीं कर होने देंगे, मुकदमे नहीं दर्ज होंगे तो आंकड़े तो झूठे हो जाएंगे। ये फर्जी आंकड़ेबाजी का खेल, झूठी सरकार का फर्जी मुकदमेबाजी का खेल कि जो कमियां उजागर करे उसके विरुद्ध मुकदमा करो, जो उसका विरोध करो। लोकतंत्र की हत्या करने पर पूरी तरीके से यह उत्तर प्रदेश और देश में उतारू है। आयुष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज जीएसटी की क्या हालत है, राज्यों को हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार जीएसटी का पैसा राज्यों को नहीं दे पा रही है। हालत क्या हो गई, केंद्र सरकार कह रही है, मोदी जी का बड़ा नाम है, बता रहे हैं गौरव जी कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को कल ही 9,703 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम जीएसटी में राज्य का हिस्सा नहीं दे पाएंगे। आपको काम चलाना है तो आप आरबीआई से लोन लीजिए। केंद्र सरकार की नाकामी उत्तर प्रदेश की जनता भोगेगी कि हम 9,703 करोड़ रुपए हम आरबीआई से लोन लेंगे और उसका ब्याज उत्तर प्रदेश की जनता भरेगी। आप कहां पर हैं रोजगार देने पर? एमबीए, बीटेक, एमटेक बच्चे अगर मनरेगा में पंजीकृत हुए हैं उत्तर प्रदेश में तो इसको आप रोजगार कहेंगे? आपकी ओडीओपी फेल हो गई। भदोही में आप कालीन पर आप जीएसटी लगाने का आपने प्रस्ताव कर दिया। जो कुटीर उद्योग है, 63,000 लोग सीधे उस पर जुड़े हुए हैं, जो सूत, रंग, डिजाइन का काम करते हैं, मिलाकर 1 लाख से ज्यादा हो रहा है। आप उस कालीन उद्योग को 12,000 करोड़ रुपए का कालीन उद्योग, 500 एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं। सरकार चलाने में जनता को आप जवाब नहीं दे सकते। आप बताते हैं कि हम महिलाओं के लिए हम बेटी बचाने का काम कर रहे हैं। बिहार में आपकी बारी आई, क्या जवाब दीजिए? देखिए भाई, आप सत्ता में, गौरव जी आप सत्ता में हैं, आपके लिए सवाल है क्योंकि साख बचाना तो आपको है। गौरव जी, साख का सवाल तो आपके लिए, साख का सवाल आपके लिए। इन पार्टियों को तो जो मिलेगा वो तो उनके लिए गेन होगा, लेकिन साख का सवाल आपके लिए। और योगी जी के लिए लिटमस टेस्ट है ये, योगी जी के लिए लिटमस टेस्ट है ये, क्योंकि इसी से स्थिति पिक्चर क्लियर हो जाएगी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव नहीं आती है कि उनके साथ दरिंदगी करने वालों को, उनके साथ रेप करने वालों को। सचिन यादव जी को मौका दे दें। जावेद जी, अब सचिन यादव जी। जी, अभी हमारे भाजपा के साथी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के शासन से ज्यादा, शासन से कम अपराध हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, एनसीआरबी की पिछली रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की जो घटनाएं हैं वो पिछली सरकार से लगभग 7% बढ़ी हैं। कौन सा आंकड़ा पेश कर रहे हैं हमारे प्रवक्ता जी? बीजेपी के प्रवक्ता हमें बताएं कि कौन सा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। और इतना गलत आंकड़ा उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहते हो? झूठ पर राजनीति करना चाहते हो? झूठ पर राजनीति नहीं चलेगी। पूरे प्रदेश भर में प्रतिदिन 12 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। 12 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। आप कुछ नहीं दिखा सकते गौरव मिश्रा जी, आप कुछ नहीं दिखा सकते। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, झूठ बात, बिल्कुल झूठ। पूरे प्रदेश में दंगाई प्रदेश बना रखा है, हत्या का प्रदेश बना रखा है। इस सरकार ने लगभग 800 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं आपने करवाई, ब्राह्मणों की हत्याएं आपने करवाई। आप पूरे प्रदेश में लोगों की हत्या करवाएंगे, आप बलात्कार पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, भाई देखिए ठीक है, सचिन जी बाकी सारी बातें आप ठीक हैं, लेकिन भाई हत्या को हत्या रहने दीजिए। सचिन जी हत्या को हत्या रहने दीजिए। ये मत बताइए कि वो ब्राह्मण है, दलित है, सवर्ण है, क्या है, ये मत बताइए। हत्या पर हत्या है, ठीक है, लेकिन जातिवादी चर्चा में मत दीजिए। चुनावी बातों में खूब कहिए, चुनावी बातों में खूब कहिए, जनता को कन्विंस कर पाते हैं तो करिए, लेकिन चर्चा के अंदर कम से कम हत्या को हत्या रहने दीजिए। नहीं,
जी जी मैं सुन रहा हूं सचिन जी, लेकिन हत्या को मेरी बात सुनिए आप, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। जी 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 मैं कह रहा था, आप बताइए, आप कह रहे झूठे आंकड़े मत पेश कीजिए, आप सही सही बोलिए, सच बोलिए, वो जनता सुनेगी, आपकी पूरी सुनेगी जनता। लेकिन गलत आंकड़े अगर पेश करेंगे आप तो हम लोग कतई सुनने वाले नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे झूठ बोलना है। किसान इतनी बुरी तरह से त्रस्त है, आप वहां से भाषण में कह देते सदन से लेकर के विधान परिषद में, विधानसभा में आप झूठे वादे करते हैं, किसान का दोगली आय करते हैं, कितना क्यों खरीदा था? किसान इतना परेशान है। गौरव जी आंकड़ों का जवाब आप दे दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। सचिन जी ठीक है, 4,000 रुपए बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए। 5,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा समाजवादी पार्टी ने, आपकी सरकार 1,800 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है, उसमें भी हम 900 रुपए प्रति क्विंटल। हमारे यहाँ तो धान होता है, आपके घर में कितना धान होता है बताइए आप? ठीक है, झूठ क्यों बोलते हो, सरासर झूठ बोलते हो, ऐसे कौन सुन लेगा? ऐसे से बाहर निकलते नहीं हो और धान की बात करते हो, किसान की बात करते हो। ठीक है, समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी भाई, उसका फायदा मिलना चाहिए ना। अब आप लोग जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, थोड़ा मिले ना फायदा उसका, इस बार चुनावों में दिखना चाहिए। नवलकांत सिन्हा जी मुझे बताइए कि जिन मुद्दों का जिक्र अभी यहां पर हुआ, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे इंपैक्ट करते हैं कहीं, या फिर हम ये मान के चलें कि जिस मैनेजमेंट के साथ लड़ा जाता है चुनाव वही ज्यादा कारगर होता है, ये मुद्दे फिर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं? क्योंकि ये मुद्दे तो हर बार उठते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। नवलकांत जी जी बिल्कुल, देखिए जो एक संगठन होता है या जो तौर तरीके से पॉलिटिक्स में, तो उसमें गुणा गणित कैलकुलेशन सभी तरह के चलते हैं। स्थानीय मुद्दे को भी जोड़ा जाता है, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, सब तरह का इस्तेमाल करती है। लेकिन एट दी लास्ट जनता जनार्दन ही होती है, वही तय करती है कि क्या होना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। देखिए इस चुनाव भी उपचुनाव एक परीक्षा है करके आया है और उन्नाव कर रहे हैं। वो सीट ऐसी है जहां पे बड़ी संख्या में किसान है। जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया वो भी एक बिजनेसमैन है, यानी कृषि व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट होगा। और उसके अलावा वहां का विधायक है, वो इस समय जेल में है, वो जो पूर्व विधायक है जिसके स्थान पर चुनाव हो रहा है होने पे, तो कानून व्यवस्था और किसान दो बड़े मुद्दे हैं। और बीजेपी को उन्नाव सीट जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से बड़ा संदेश जाएगा। गौरव मिश्रा जी, दो बड़े मुद्दे जिसका जिक्र किया नवलकांत जी ने, और साथ ही साथ एक संदेश भी देना होगा, क्योंकि अगर वहां से आपने कैंडिडेट उतारा है जिसको लेकर के वहां के सांसद की नाराजगी की तथाकथित बातें सामने हैं, तो फिर यह भी साख का सवाल है कि एक तो सीट भी बचानी है, दूसरा वो भी जो मुद्दों का जिक्र उन्होंने किया है, कैसे निपटेंगे इन सारी चीजों से? और आंकड़ों का भी जरा जवाब दीजिएगा सचिन जी को, जिस पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। गौरव जी, नवल जी का कहना बिल्कुल सही है। वहां ये हमारे लिए प्रतिष्ठा की सीट सिर्फ बांगरमऊ की नहीं बल्कि सातों उपचुनाव हमारे लिए, कोई भी चुनाव होता है तो प्रतिष्ठा का ही विषय होता है। और ये जो विषय है वहां के सांसद का जो एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये मिथ्या है, सिर्फ ये दिवा स्वप्न है। इसका जमीन पर हकीकत में कहीं कोई निरूपण नहीं होना है। आप देखिएगा हमारी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ नीचे से लेकर ऊपर तक सभी शीर्ष नेतृत्व एक साथ मिलकर एक में इस चुनाव को लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, जनता के विश्वास के साथ जीतेंगे। हमने जो प्रत्याशी दिया है वहां के लिए सबसे योग्य प्रत्याशी दिया है, चाहे विपक्ष की तुलना के प्रत्याशियों की बात करें या फिर हमने अपने पार्टी में भी बहुत मंथन के बाद 38-40 लोगों के नाम से गौरव जी उनको चुना गया है। आपने दो विषय तो बड़े क्लियर देख लिए ना गौरव जी। देखिए, एक तो किसानों का जो बिल आया उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, भले उसके राजनीतिक एस्पेक्ट्स आप कुछ भी बताइए। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो पूरा हो हंगामा इस समय प्रदेश के अंदर देखने को मिला, और खासतौर से हाथरस वाली जो घटना हुई है, क्या आपको नहीं लगता है कि सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी और इसका तोड़ क्या है आपके पास? और उस पर भी नाराजगी की अगर बात हो साक्षी महाराज की, तो ये ज्यादा नहीं आपके लिए? समाज अपराध शून्य हो जाए कौन नहीं चाहता? कोई सरकार ये नहीं चाहती कि अपराध हो उसके शासनकाल में, परंतु हमारी सरकार में इस बात का जनता को पूर्ण विश्वास और संतोष है कि हमारी सरकार कार्यवाही करती है और खुद योगी आदित्यनाथ जी की नीयत और निर्देश बहुत साफ है, स्पष्ट है। आप देखिए, कोई भी घटना हो, किसी भी घटना का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो पब्लिक डोमेन में आई है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हुई है। आज हाथरस की भी घटना हुई है, तो जिन परिस्थितियों में
जिन भी परिस्थितियों में, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से वहां पे कार्यवाही पुलिस के ऊपर भी की गई है और जांच का विषय निकल करके आएगा तो जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्यवाही होगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने उसी घटना को लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ करके, यही लाल टोपी पहन करके पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाने वाले, यही लाल टोपी पहन करके डंडे चलाने वाले, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, स्वयं ये खराब करते हैं और कहते हैं कि हमारे शासनकाल के कारण से खराब है। दरअसल इनकी योजना का यह हिस्सा है, ये इनकी योजना का हिस्सा है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग किया जाए, उसे बिगाड़ा जाए और फिर उसको मुद्दा बनाया जाए, और ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि इसी प्रदेश का ही हिस्सा है, इसी प्रदेश के वो नागरिक हैं, इसी देश के वो नागरिक हैं। ऐसी स्थिति बनने क्यों दी, उनको मौका क्यों दिया, ये सवाल, उसका जवाब आप लोग को खोजना चाहिए। जावेद जी, बहुत जल्दी से आपका एक फाइनल कमेंट। देखिए, गौरव जी जो कह रहे हैं, स्थिति ये खुद बिगाड़ते हैं, आभासी शत्रु भी ये पैदा करते हैं। ये पहले देश को मिसगाइड करते हैं, फिर डेमोरलाइज करते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं। यही इनकी कहानी है। इनके बस में न कल था न आज है। ये दावे कितने कर लें। हाथरस की घटना के बाद जावेद जी के तो सारे आका विदेश में बैठे हैं, घटनाएं हो गई, कंपनी बाहर में बैठी है, नियंत्रण ही नहीं है। गौरव जी, आप इसको गिरेबान में झांकिए, आप अवलोकन करिए, आप चिंतन करिए, मंथन करिए कि आपकी सरकार पूरी तरीके से विफल है, नकारा साबित हुई है। चलिए जावेद जी, आप किसी बात के साथ चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। अब ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। हालांकि आप जो बात कर रहे हैं, देखते हैं कि जनता इस पर मोहर लगाती है या फिर नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि उपचुनाव होने हैं 7 सीटों को लेकर के और उस पर कैंडिडेट्स के ऐलान भी हो गए हैं, लेकिन अंदर खाने नाराजगी की भी खबरें हैं और सारी विपक्षी पार्टियां दावे ये कर रही हैं कि वही इन सीटों पर जीतेंगी। लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है और देखना यह है कि इस बार किसके दावों में कितना दम है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।